कि सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को कि 18 फरवरी को टॉपर बनाना है अपने आप को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो अगर आपको भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। आज का ये वीडियो हिंदी का एक महा मैराथन क्लास होगा। लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास होगी और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया, गारंटी है 100 में 100 आप लोग इस बार लेकर आओगे। ऐसा मैराथन क्लास भैया किस्मत वालों को ही मिलता है। तो क्लास 12 हिंदी पेपर 2026 18 फरवरी को जाकर कॉपी में छाप दो। 100 नंबर बिल्कुल पक्का। पूरा हिंदी आज हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले ये जान लो हम पढ़ेंगे क्या क्या। पूरा हिंदी हम पढ़ेंगे। टोटल हमारे हिंदी में है भैया 19 टॉपिक। पूरे हिंदी में 19 टॉपिक आपके हैं और पूरे 19 टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि 10 नंबर का आता है। फिर गद्यांश को सॉल्व करेंगे 10 नंबर। फिर पद्यांश को सॉल्व करेंगे 10 नंबर। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर। कवियों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर। कहानी 5 नंबर। इन सबको आज हम कवर करेंगे। इतना ही नहीं, आगे देखो अभी तो 5-6 टॉपिक हुए हैं। फिर हम पढ़ेंगे खंड काव्य 5 नंबर। यहां तक आपका खंड का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम संस्कृत का गद्यांश पढ़ेंगे 7 नंबर। फिर पद्यांश पढ़ेंगे 7 नंबर। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर। आपठित गद्यांश 5 नंबर। शब्द युग्म 2 नंबर। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर। वाक्य संशोधन 2 नंबर। रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के पढ़ेंगे। पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। मतलब पूरा हिंदी आज हम फिनिश करेंगे भैया। हिंदी को बोलेंगे टाटा बाय बाय। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी हमें इंपॉर्टेंट नोट्स दे दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पूरा नोट्स दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, वीडियोस दीजिए, व्हाट्सएप पे सपोर्ट कीजिए। भाई मैं सब कुछ देता हूं, बस आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, वहीं पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखो 99, ठीक है, नंबर लिख लो 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है या आप चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप पर भी आपको सपोर्ट करूं तो इस पर आप मैसेज या कॉल करके हमसे डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो बच्चों ये 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और मैंने आपको बताया था आप पूरे हिंदी के बुक के सिर्फ 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ लेना, आपका ये 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पर मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, अग्नि की उड़ान के रचनाकार कौन है बताओ। अग्नि की उड़ान, इसके लेखक कौन है? फटाफट आंसर दो। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? अरे भैया हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं अग्नि की उड़ान के लेखक। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं आपसे बीच में क्वेश्चंस भी करूंगा भैया ताकि आपका साथ साथ टेस्ट भी होता रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, 3 कहानी। अब बहादुर कहानी के लेखक कौन है बताओ? आप ही के सिलेबस से आ गया और आप ही को नहीं पता तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु ये तो पंचलाइट कहानी के लेखक हैं, याद रखना। मुंशी प्रेमचंद नहीं भैया, गोदान गबन इनका रचना है। जैनेन्द्र कुमार नहीं, अमरकांत जी हैं हमारे बहादुर कहानी के लेखक। जो आपके 12th में बहादुर कहानी दिया गया ना बच्चों, उसके लेखक हैं अमरकांत जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की रचना है, बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर
परसाई जी की है। बताओ फटाफट, आपकी 12th में इनका चैप्टर है निंदा रस, लेकिन इसमें से कौन सी रचना है उनकी? देखो, कल्प वृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी, या मेरे विचार। भैया तब की बात और थी, ये जो है ना हरिशंकर परसाई जी की रचना है। बाकी कल्प वृक्ष, धरती के फूल, ये सब शायद वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते चलो। चौथा क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? अब ये क्वेश्चन नहीं पता भाई तो समझ लो आपको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपकी 12th में है, गद्यांश में, हिंदी गद्य में ये चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या प्रोजी सुंदर रेड्डी। अरे भैया प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल के लेखक, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं राष्ट्र का स्वरूप के लेखक, और रेड्डी जी हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक। चलो फटाफट 5 नंबर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसका आंसर आपको देना है फटाफट। बताओ हंस पत्रिका के संपादक कौन है? सारे बच्चे इसका आंसर देंगे, हंस पत्रिका के संपादक। दूसरा है हिंदी प्रदीप के संपादक। 2-3 क्वेश्चन में कर लेता हूं, हिंदी प्रदीप के संपादक। और तीसरा है हमारा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण के संपादक कौन है? इन तीनों का आंसर आपको देना है। अब 5वां क्वेश्चन देखो, फटाफट इसको नोट करो, इसका आंसर दो कमेंट में, तीनों का देना। ठीक है, मोहन राकेश की रचना नहीं है, बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश जी की नहीं है? लहरों के राजहंस, बकलम खुद, तट की खोज, बकलम खुद। ठीक है, समय सारथी। भैया तट की खोज जो है ना, ये मोहन राकेश जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं जो है ना वो मोहन राकेश जी की ही हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। शिकायत मुझे भी है, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? शिकायत मुझे भी है, धर्मवीर भारती का, गे का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, या हरिशंकर परसाई जी का? भैया हरिशंकर परसाई जी की रचना है शिकायत मुझे भी है। बस हो गया, सिंपल सा था। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों फटाफट देखते चलो, हमें पूरे हिंदी को कवर करना है इस वीडियो में, तो ध्यान से बस समझते चलना। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बताओ छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, या महादेवी वर्मा? भैया जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बाकी ये चारों जो कवि और लेखक है ना, ये हमारे कवि और कवित्री है ना, ये हमारे छायावादी युग के ही हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताओ कला और बूढ़ा चांद एक रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की, उनको उनकी उस रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, या सोवियत लैंड नेहरू? भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद जो रचना है पंत जी की ना, उनको उनकी इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? बताओ जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत फेमस रचना है, ये किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, या इनमें से कोई नहीं? भैया ये महाकाव्य है, बहुत फेमस रचना है कामायनी, और दैट्स महाकाव्य, ये एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? बताओ इसमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। देखो बच्चों जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं, अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ लेते हो ना भाई, समझ लो कि पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। बस मेहनत करो, हिंदी बहुत ईजी है, हिंदी में आप टेंशन मत लो, हम आपको 98 99 तक दिला देंगे। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आपको इन सबके इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वाले नोट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको वीडियोस चाहिए, उन सबका पेपर चाहिए, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
वहां पे हमारा क्रैश कोर्स भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो भैया। उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। अगर आपकी तैयारी अब तक कुछ नहीं हुई है या बहुत कम हुई है ना, जाकर ज्वाइन कर लो, आपके लिए रामबाण है। तो आपको अगर भैया पहले ऐप जाकर डाउनलोड कर लेना, अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज या कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा नंबर लेकर आऊं, चलो 10 क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पीय बता दिए। देखो बहुत ज्यादा यहां पे मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने 50-50 क्वेश्चन करके आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ाया है। जाकर सर्च करना, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आगे पढ़ते रहेंगे। एक क्वेश्चन और है, परमाल रासों का रचना काल है, इसका आंसर आप लोग दे देना, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पे बच्चों। टोटल ये 10 नंबर का आता है, और फाइनली एक ऐसे गद्यांश को मैंने लिया है ना जो बच्चों का खेल नहीं है। देखो बहुत सारे गद्यांश हैं, मैंने देखा है बहुत इजी होते हैं, एकदम हलवा होते हैं, सिर्फ उठाकर खा लेना है, बहुत इजी। लेकिन ये वो वाला गद्यांश नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसको सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके ज्यादातर ये गद्यांश दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का पूरा आपका रहेगा। कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे भैया ना, सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, आपको पहले इसी को पढ़ना है। क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको ढूंढना है, फिर लिखना है। तो देखो पढ़ो, कमजोर बच्चों के लिए नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये मत सोचना। कुछ गद्यांश बिल्कुल हलवा होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, वो भी मैंने बताए हैं। तो देखो, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। अब बताओ ये किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप पाठ का नाम और लेखक का नाम ये जरूर याद रखो। इतना याद होना चाहिए कि हाँ, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, निंदा रस के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं, हम और हमारा आदर्श के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इतना तो याद रहना चाहिए, ताकि इसमें देखो अशोक आ गया तो आप पहचान जाओगे कि ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। 2 नंबर यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही दिया जाता है। देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, 2 नंबर कंप्लीट। तो पाठ और उसके लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना, पहले मैं बोल रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। ऐसा नहीं है ये हिंदी में दिया इंग्लिश में लिखना है, हिंदी को हिंदी में ही लिखना है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के स्टाइल मार के लिख दो, काम हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन फ्री रहो। बाकी कुछ होता नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो, 2-4-6 लाइनें ऐड कर दो, काम हो गया। जैसे 2 लाइन में दिया गया है, आप 5-6 लाइन में लिख दो, बस 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। तो देखो लिखा है यहां पे, कुछ लोगों को मिलता है वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, मतलब उन्होंने ये कहा है कि मैं दूरदर्शी नहीं हूं, मेरी दृष्टि बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती, और यह कहकर उन्होंने अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है लेखक ने, ठीक है। उन्होंने यही तो कहा कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, मतलब मैं जो है दूरदर्शी नहीं हूं, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है, फिर भी अशोक के फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, यही उन्होंने कहा। बस यही आपको उठाकर लिख देना है, ठीक है। अगला देखो, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चलो ये मैं बता देता हूं अपनी तरफ से जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलो उद्देश्य क्या है वो मैं बता देता हूं। यहां पे देखो, ये
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बस यही आपको लिखना है मेरे भाई, जो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। मतलब आपके गद्यांश में भी दिया गया थोड़ा बहुत हिंट, देखो ये लिखा है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। यही सब थोड़ा बहुत चेंज करके उठा के लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन, अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। अंतर्यामी का मतलब अंदर की बात या अंतःकरण की बात जानने वाला, और दूरदर्शी का मतलब भविष्य की बात जानने वाला, भविष्य को पहचानने वाला, आगे क्या होने वाला है वो दूरदर्शी होता है। तो अब हम इसको जब लिखेंगे इसका आंसर ना, देखो ध्यान से, तो पुष्पित अशोक डॉट 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 करके कर सकता हूं, ऐसे लिख देना। देखो कैसे, ये देखो पुष्पित अशोक डॉट 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 करके कर सकता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहां गया भाई, चल भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है उपरीत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लोग ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा और लिखेंगे संदर्भ, ठीक है। अब हम एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने से आ रहे हैं, ठीक है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो ये हो गया पाठ का नाम, ये हो गया लेखक का नाम, और 2 नंबर हो गया बच्चों आपके नाम, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे संदर्भ लिखना है। अगर आपसे कहा जाए कि पाठ और लेखक का नाम लिखो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बट संदर्भ पूछा गया तो हम ऐसे लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको इसकी व्याख्या करनी है, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। इसकी व्याख्या लिखनी है, थोड़ा बड़े में हम लिखेंगे भाई, ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे, बहुत बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो हमने इतना बड़ा लिख रखा है, आप ऐसे हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या। 1-2 लाइन कम भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। देखो व्याख्या इसको कट कर देना। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि जब भी वो पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो वो उदास हो जाता है। लेखक अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि वो इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उसे कोई ईर्ष्या हो रही है, और ना ही उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को वो सुखी बना रहा है। यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्या दस उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। यही मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। अगर आपको नहीं आता लिखना, थोड़ा नीचे की लाइनों को भी लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। ओके ठीक है, चलो हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर फिक्स है। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा। देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय के बारे में क्या कहा है, तो देखो ध्यान से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लोगे ठीक रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मनोस्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर रहा है। बस 2 नंबर फिक्स है, ऐसे लिख दो। एक क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन अभी है, मतलब सारे क्वेश्चन को बस आप आंसर लिखिए अच्छे से। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, और 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बार बार यहां पर ना आना पड़े। अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ बताइए। तो पहले हम चौथा देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो चलो देखते हैं, चलो भैया 1 2 3। ये देखो
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बस 2 नंबर फिक्स। 5वां क्वेश्चन था कि अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ बताइए। तो अंतर्यामी का अर्थ होता है अंतःकरण या मन की बात जानने वाला। दूरदर्शी का अर्थ होता है भविष्य की घटनाओं को समझने वाला। बस हो गया, यही लिखना है। और अगर ऐसे लिख कर आओगे तो ऐसे साइड में एग्जामिनर देगा ऐसे 10/10, वो आधा नंबर भी आपका नहीं काटेगा। तो चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो 20 नंबर हमारा फिक्स हुआ, गद्यांश हो चुका है। अब हम पद्यांश पे चलेंगे और आज हम एक ऐसा पद्यांश लेकर आए भैया ना जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर से नहीं है। देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स के मैंने बहुत सारे पद्यांश आपको बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। गद्यांश देखना है उसको भी सर्च करना, वीडियो मिल जाएगा। हो गया काम, ठीक है। देखो पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा पीछे के चैप्टर का। ये पद्यांश है, ध्यान से समझना। ये बापू के प्रति चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है और कैसे आपको लिखना है। देखो यहां पे लिखना कैसे आगे चलकर वो चीजें भी मैं यहां पे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं। हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ कहा गया है। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा अस्पर्धा से भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। मतलब सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखो ध्यान से, सुख भोग खोजने आते सब। हे बापू, इस संसार में जो भी आते हैं ना सब सुख भोग सुख खोजने के लिए आते हैं कि वो सुखी रहें, खुश रहें, ठीक है। सब सुख खोजने के लिए आते हैं। आए तुम और तुम आए हो, तुमने अवतार लिया है करने के लिए सत्य खोज, सत्य की खोज, और तुमने इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है, ठीक है। मतलब जो भी लोग आते हैं ना सब सुख खोजने के लिए आते हैं, लेकिन आप जो हैं आपने इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। मतलब जग की, इस संसार की मिट्टी के पुतले जन, मतलब इस संसार के जो लोग हैं वो मिट्टी के पुतले ही तो हैं। और क्या है भाई, मिट्टी में से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है। क्या है, आज जो आपका है कल वो किसी और का होगा। जैसे आज आपका लड़का जो आपका है, मान लीजिए शादी हो जाती है, लड़के हो जाते हैं, आज वो आपका है, कल उसकी वाइफ आएगी, उसके बच्चे होंगे, वो किसी और का होगा, ठीक है। यही चीज है, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, हे बापू इस संसार में जो भी लोग हैं सब मिट्टी के पुतले ही तो हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, और तुम जो है आत्मा के और मन को प्रसन्न कर देने वाले कमल के समान हो, ठीक है। मतलब तुम आत्मा हो, कौन सी आत्मा, एकदम शांत वाली आत्मा, ठीक है, और मन के मनोज और मन को प्रसन्न कर देने वाले कमल के समान हो। फिर कहते हैं जड़ता हिंसा स्पर्धा से भर, मतलब जड़ता मूर्खता, हिंसा और स्पर्धा और प्रतियोगिता। स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता से भरे इस संसार में। मतलब कवि पंत जी कहते हैं कि मूर्खता, हिंसा और प्रतिस्पर्धा से भरे इस संसार में आपने चेतना, ज्ञान, अहिंसा तथा नम्र ओज और नम्र ओज को जन्म दिया है। मतलब पंत जी कहते हैं कि मूर्खता, हिंसा और स्पर्धा, प्रतियोगिता से भरे इस संसार को आपने चेतना यानी कि ज्ञान, अहिंसा और नम्र ओज से भर दिया है, ठीक है। पशुता का पंकज बना दिया, और पशुता रूपी इस दुनिया का पशुता रूपी में जो भी हिंसा, जड़ता, मूर्खता और ये सब जो था ना, जो कीचड़ में कमल खिला था उसको आपने मानवता का सरोज, उसको आपने सरोवर में खिलने वाले कमल के समान बना दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि पंकज का मतलब होता है ना जो कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है। नीरज होता तो वो पानी में कमल खिलता है, और
सरोज का मतलब जो सरोवर में कमल खिलता है, मतलब सबका मतलब कमल ही है, लेकिन अलग अलग जहां वो खिलता है ना उसके हिसाब से यहां पे कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, मतलब इस पशुता, इस पाश्विक रूपी जो संसार में जो भी अहिंसा, मूर्खता और अस्पर्धा था ना, उसको वो जो कीचड़ में खिले कमल के समान था, उसको अपने सरोवर में खिले कमल के समान बना दिया है। ठीक है भैया, थोड़ा स्पष्ट आप लोग बुक से पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है बापू के प्रति, कवि का नाम है श्री सुमित्रानंदन पंत जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इन दो लाइनों की व्याख्या करनी है। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, इसकी व्याख्या करनी है अपनी भाषा में। ठीक है, उसके बाद अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? तो अधिकांश मनुष्य संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं। अभी मैंने बताया था 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मवादी बना दिया। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। तुम आत्मा के मन के मनोज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब तुम आत्मा के मन के मनोज, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहां पे उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सुख भोग डॉट 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 करके का सरोज ऐसे लिख देंगे, जरूरी है। ठीक है, ये देखो सुख भोज डॉट 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 करके मानवता का सरोज। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे बच्चों संदर्भ। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालेंगे, इसी में शीर्षक और कवि दोनों आ जाएंगे। देखो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित बापू के प्रति शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस ऐसे लिख देना, 2 नंबर आपका फिक्स है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो शीर्षक का नाम बापू के प्रति, कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत, बस ऐसे भी लिख सकते हो। 2 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको व्याख्या करनी है किसकी? जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, इसकी आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। चलो बस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखो दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। युग पुरुष महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की स्तुति करते हुए सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, हे बापू, मानव मिट्टी से बना एक पुतला मात्र है। ये वो यहां मिट्टी से बनकर आया है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने हो, किंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है और आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। बस इतना लिख दो भैया, 2 नंबर फिक्स हो गया। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। बस ऐसे एक एक, अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है पद्यांश का ना, फिर आपके लिए सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी हो जाएगा। अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? तो ये भी बताया गया। ये देखो, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं। 2 नंबर यहां पे फ्री के रखे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वही चीज आपको लिख देना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। लो भैया, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। बहुत इजी हो जाता है अगर हिंदी मीनिंग आता है, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल, मतलब बहुत इजी हो जाएंगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा पद्यांश का। तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई इसमें अलंकार कौन सा होगा? चलो ये भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, रूपक अलंकार इसमें है। तुम आत्मा के मन के मनोज, इसमें रूपक अलंकार। तो भैया इसका भी 2 नंबर, यानी कि 10 में 10 इसका भी आपका कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा है, पद्यांश भी हो गया। अब हम चलेंगे लेखक के साहित्यिक परिचय पे, और आज कुछ अलग करेंगे भाई। आज हम
प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे भैया। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सबका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इन सबका छोड़ो, मैंने सभी का एक वीडियो में बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो जब भी किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। 5 नंबर फिक्स है। तो देखो जीवन परिचय, जीवन परिचय के जगह पर आप एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो। तो प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया और 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इसमें आपको यही लिखना है। देखो ये साउथ से थे, फिर भी ये हिंदी और संस्कृत के महान ज्ञाता थे। तो ये आपको इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब लिखनी है। मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। 3 नंबर जो आपको मिलेगा इसका मिलेगा, 2 नंबर रचनाओं का। तो देखो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। अहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में हिंदी का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया, जबकि वहां पे तेलुगु चलता है। ठीक है, हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, दोनों का ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो साइड में साहित्यिक परिचय का। रचनाओं को देख लो भैया, 2 नंबर रचनाओं का मिलता है। तो अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, 5वां है वैचारिकी, 6वां है शोध और बोध, 7वां है तेलुगु ग्रंथ और 8वां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये इंग्लिश में लिखा ग्रंथ है। बस यही 8 हैं, लिख दो 2 नंबर इसका फिक्स, और पूरे 5 में 5 आपको इसके लिए भी मिल जाएगा। चलो हो गया इनका भी। कवियों में हमने लिया है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं, तो 5 नंबर आज ही कंप्लीट कर लो। देखो ध्यान से, सबसे पहले जीवन परिचय, वही सेम प्रोसेस, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, पहले आपको छोटा सा जीवन परिचय लिखना है। एक बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया था, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इतना जीवन परिचय लिख देना। साहित्यिक परिचय की अगर बात कर ले बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम उनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से ये असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी कई बार जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। मतलब जो भी पुरस्कार मिलेंगे ना लेखक या कवियों को, वो भी साहित्यिक परिचय में ही लिखना है। मतलब साकेत महाकाव्य पर इनको साहित्य सम्मेलन और मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। भारत सरकार ने पद्म भूषण इनको दिया। चलो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया। चलो रचनाएं देख लो बच्चों। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है, जैसे मौलिक रचनाएं,
में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। मतलब दो टाइप की इनकी रचनाएं हैं, एक है मौलिक रचनाएं, दूसरा है अनुदित रचनाएं। तो दोनों मैंने बता दिया, 2 नंबर इसका भी आपका फिक्स हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो, और 5 में 5 आपको इसमें भी ऐसे मिल जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, वो है कहानी। तो बच्चों देखो, कहानी मैंने बताया था 100% फिक्स टॉपिक होता है, जैसे साहित्यिक परिचय होता है, ठीक है। तो कहानी में 2-3 कहानी आप जरूर पढ़ लेना, एक है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर, तीसरा है ध्रुव यात्रा। बट इसका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहुत ज्यादा पूछा जाता है 5 नंबर का। तो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी पढ़ लो, काम खत्म है। उद्देश्य का मतलब इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी का पर्पस क्या है। सारांश का मतलब मीनिंग, पूरा सारांश क्या है। तो देखो भैया, उद्देश्य आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। मतलब ये अमरकांत जी की कहानी है, अभी ऑब्जेक्टिव में भी हमने देखा था, ठीक है। अमरकांत जी की कहानी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब सिर्फ अमीर आदमी ही गरीबों को नहीं सताते हैं, उनका शोषण नहीं करते, इसमें मिडिल क्लास वाले भी शामिल हैं, वो भी मौका मिलते ही शोषण करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखो। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। मतलब ऊंच नीच का बहुत सारे लोग भेद करते हैं ना, भाई तू इस जात का है, वो उस जात का, ये सब नहीं होना चाहिए, सब समान है मेरे भाई, सब मनुष्य हैं। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ दिए जाने पर वो सभी परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। यही लिखना है भाई, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये लिख देना और ये लिख देना, ठीक। चलो, अब ये कहानी भी हो गई। तो हमने, अब हमारा बचता है खंड काव्य, मतलब खंड का में अब खंड काव्य है जो आपको पढ़ना है। लेकिन खंड काव्य जो है बच्चों, ये जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी के आप किस जिले से हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो भाई अलग अलग हैं, तो मैं कैसे किसी एक को पढ़ा सकता हूं। तो आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए खंड खा पे चलें, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी संस्कृत के गद्यांश को, पूरे 7 नंबर का ये आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर से गद्यांश सबसे ज्यादा आते हैं। देखो, जातक कथा पढ़ लेना, महामना मालविया, संस्कृत भाषा या महत्तम और पंचशील सिद्धांता, इतने चैप्टर पढ़ लो भैया, आपका जो है कितना नंबर, 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और पाठ का नाम पहचानना है। उसके बाद में इसका संदर्भ लिखकर, संदर्भ में हम पाठ का नाम लिखते हैं, तो संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखो, ये जो गद्यांश है ये महामना मालविया चैप्टर का गद्यांश है, तो इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझो। जैसे देखो, हिंदी, पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग निकालना आपको बता देता हूं, उसके बाद में इसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज, हाँ, अगर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 9918332305 इस पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा भैया। क्रैश कोर्स भी वहां पे हमारा है, उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हो। तो देखो भैया, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं। देखो क्या है,
हिंदी हिंदी, संस्कृत संस्कृत, आडल भाषासु यानी कि और अंग्रेजी भाषा पर अस्य इनका समान अधिकार आसीत था। तो हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। किसका? महामना मालवीय जी का। तो संस्कृत का मीनिंग जो है ना बहुत टफ नहीं होता, बस पढ़ने में थोड़ा बहुत लगता है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे होंगे जिनको संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम होती होगी, अक्सर होती है। मैं भी जब 12th में था मुझे भी थोड़ी बहुत होती थी। आगे देखो, हिंदी हिंदी, हिंदू हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के उत्थानाय उन्नति के लिए अयम इन्होंने निरंतर प्रयत्न करते रहे। मतलब हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। ठीक है, आगे देखो, शिक्षयो, शिक्षा द्वारा ही देशे देश, समाजे समाज में चा नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की। मतलब शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। महामना मालवीय जी का मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही ना देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखो, अस्य निर्माणा, इसके निर्माण के लिए अयम इन्होंने जनान, लोगों से धन अयाचत मांगा। जनाश्च, और लोगों ने महत्यस्मिन, इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम, प्रचुर मात्रा में धनस्मय धन परायश्चन दिया। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रचुर मात्रा में धन दिया। मतलब लोगों ने काफी धन दिया, दान दिया। ठीक है, आगे देखो, तेन निर्मित, इनके द्वारा निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति विभूषित हो रहा है। ठीक है, तो लोगों इसके निर्माण इनके द्वारा निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय जो है भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति आज सुशोभित हो रहा है। लोगों के दान से और श्री मालवीय जी के लगन से ही ये विश्वविद्यालय बना। आगे देखो, साधारण स्थिति का जन मनुष्य भी महतोत्साहन, महान उत्साह मनस्विनः, यानी कि बुद्धिमता, पौरुषेण और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में भी सक्षम होता है। इत्यदर्शयम्, ये दिखा दिया मनीष मूर्धन्य या बुद्धिमान मालवीय जी ने। ठीक है, तो साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में सक्षम होता है। ये बुद्धिमानों में बुद्धिमान मालवीय जी ने दिखा दिया, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। एतदर्थमेव, और इसी कारण से जनाष्ट, लोगों ने महामना की इत्युपाधना, उपाधि से अविधारोत्तमवन्तः पुकारना आरंभ किया। और इसी कारण से लोगों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। अब ये गद्यांश भैया लगातार बोर्ड एग्जाम में आया है, कोई लल्लू पंजू वाला गद्यांश नहीं है, बहुत स्पेशल वाला गद्यांश है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया, मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता दिया। ऐसे ही आप भी निकालना, देखो संस्कृत में थोड़ा बहुत हिंदी मिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे आप भी निकालना सीख जाना। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका फर्स्ट वर्ड पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। ठीक है, मैंने हिंदी संस्कृत के गद्यांश पे कई वीडियो बनाए हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हिंदी संस्कृत लाग भाषासु और लास्ट में इसको लिख देंगे। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब संदर्भ का 2 नंबर दिया जाएगा और हिंदी अनुवाद का 5 नंबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट हेडिंग संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। भैया ये हिंदी का गद्यांश नहीं है, हिंदी संस्कृत का गद्यांश है। सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम नहीं लिखना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। मान लो संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ का दे दिया जाए तो सेम लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। सिर्फ पाठ का नाम चेंज कर देना, ठीक है। अब अनुवाद वही जो मैंने बताया वही उठाकर पूरा लिख दो, जो अभी मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया है। देखो, इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी, हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन भी दिया, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इसका ले लो फिर इसका ले लो, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, उसका भी ले लेना। आगे है इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में सक्षम होता है। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। बस हो गया भैया, 5 नंबर इसका भी, यानी कि 7 में 7 ऐसे आपको मिलेंगे। ये लो बेटा, इस पे तेरा ही हक है। हो गया, काम खत्म। तो 4 चैप्टर पढ़ लेना जो मैंने बताया था, काम हो जाएगा। संस्कृत के पद्यांश पे चलेंगे, 7 नंबर का ये भी आता है मेरे भाई। लेकिन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। 7 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये 100% फिक्स टॉपिक है। आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उस चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लो, 7 नंबर आपका फिक्स है, गारंटी है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख दूंगा। बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लेना। बस इतना पढ़ना है मेरे भाई, ये 100% फिक्स टॉपिक है। बस आप सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक पढ़ लो, बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है, 1-2 चैप्टर में उसको पढ़ लो, कोई काट ही नहीं सकता नंबर, ठीक है। ये ट्रिक है। बाकी हिंदी के 22 टॉपिक मैंने आपको बताया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने पूरे हिंदी के बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है, कौन कौन से टॉपिक 100% फिक्स है वो भी मैंने बताया, जाकर जरूर देखना। तो पद्यांश में कुछ ऐसे दिया जाएगा, जैसे देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय सक्सी परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विवृद्ध में ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख लो कितनी बारी आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 और अब 26 में, ठीक है। तो देखो, विद्या विवादाय यानी कि विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, मतलब दुष्ट व्यक्तियों की। खलस्य का मतलब दुष्ट व्यक्तियों की। तो दुष्ट व्यक्तियों की जो विद्या होती है ना, वो वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि साधु की, एक सज्जन पुरुष की विपरीत में ज्ञान है, उनका ज्ञान जो है वो दान के लिए, ठीक है। उनका ज्ञान जो है वो किसके लिए होता है, यहां पे लिखा है भाई, दिखा देता हूं। उनकी विद्या जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए, दानाए और धन दान के लिए, और शक्ति चा रक्षणाए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। मतलब कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, मतलब दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जबकि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। बस यही आपको लिखना है। तो जब इसको सॉल्व करना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना और ऐसे लिख देना, विद्या विवादाय, इसको लिख देना यहां पे डॉट 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 करके लास्ट वर्ड, ये लिखना जरूरी है क्योंकि 2 दिए रहेंगे, करना एक ही है। आपने कौन सा किया है, कैसे पता चलेगा, तो ये इसी से पता चलता है, ठीक है। अब संदर्भ लिख दो भैया, संदर्भ
प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। देखो भैया, ये वाला पद्यांश या श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है, तो ऐसे संदर्भ लिख देंगे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपका यहां पर कंप्लीट है। ठीक है, अनुवाद लिख दो, जो मैंने बताया था वही आप लिख दो। ठीक है, हिंदी अनुवाद में ये देखो, अनुवाद हेडिंग डालेंगे, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु या सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। लो भैया, 5 नंबर ये भी कंप्लीट, यानी कि टोटल 7 में 7 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया है संस्कृत के पद्यांश का। लेकिन हमारी गाड़ी अभी यहीं पर नहीं रुकेगी मेरे भाई, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो 14 नंबर फिक्स हुआ है, हमें 50 नंबर पूरे देखने हैं। चलो खंड खा के अब आते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे। बच्चों 2 नंबर का ये आता है, बस इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना, इतना ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इसका अर्थ आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ होगा स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग ऐसे हेडिंग डाल के लिख देना, विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। देखो यहां पे अपने पैरों पर खड़ा होना इस वाक्य में आ गया, ये बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा। ठीक है, तो विकास के माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा वो शादी नहीं करेगा। बस भैया 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, आंखों का तारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग लिख दो, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। बस हो गया, राम जी जो हमारे श्री राम जी हैं वो कौशल्या के आंखों के तारे थे। हो गया 2 नंबर यहां पर भी फिक्स। ठीक है, बस हो गया, 2 मैंने बता दिया है। बाकी मैं क्लासेस लाता रहता हूं रेगुलर, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, चलो अगला देख लो, आपठित गद्यांश। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और भैया फ्री के नंबर हैं। आपको एक गद्यांश ऐसा दिया जाएगा ना जो आपके सिलेबस में नहीं है, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, का खा गा। तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा, सिर्फ ढूंढ के लिखना है। चलो हम बताते हैं, पहले इसको पढ़ो। 5 नंबर का पूरे आता है भैया, बिल्कुल मिस मत करना, 5 नंबर बहुत होता है, टॉपर से जाकर पूछो। देखो ये सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता, जैसे ही व्यक्ति कमाने लायक नहीं होता ना, उसको अनुपयोगी मान लिया जाता है कि ये किसी काम का नहीं है। जब तक आप कमा रहे हो तब तक सब आपसे बहुत प्यार करेंगे भैया, और जैसे ही आप कमाना बंद कर दिया आपको अनुपयोगी या फालतू मान लिया जाएगा। आगे देखो, वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। मतलब जिसको अनुपयोगी फालतू मान लिया जाएगा ना, उसको तो पीड़ा होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो देखो, वरिष्ठ उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यही उठाकर लिख दो कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है। बस हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो देखो ये लिखा है सीधा सीधा आंसर, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। यही उठाकर लिख दो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है ना, वो कमाने लायक नहीं होता ना, वैसे ही उसको अनुपयोगी मान लिया जाता है, यूजलेस।
किसी काम का ये नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। ये नहीं लोग सोचते हैं कि आज से पहले यही कमा के देता था। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो देखो ये लिखा है सीधा सीधा, वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अरे जो क्वेश्चन का कीवर्ड है ना मानसिक पीड़ा, वही यहां पे देखो, जहां पे भी दिख जाए उस लाइन को उठाकर लिख दो, ये कीवर्ड वाला होता है। ठीक है, तो बस हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सत्य है डॉट 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 करके पीड़ा होती है। देखो ये मैंने लिख दिया, ये सत्य है डॉट 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 करके होती है। का वाला क्वेश्चन था वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है। तो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, 1 नंबर आपको इसके लिए मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं। तो ये देखो, वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आते ही वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान ले जाते हैं। वस्तुतः जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम हो जाता है तो वो समाज व परिवार की नजरों में बोझ हो जाता है, भले ही वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। 2 नंबर इसके लिए मिल गया। ठीक है, जिसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी दोनों 2-2 नंबर के। ठीक है, तो मतलब जैसे ही वो कमाने लायक नहीं रहता भाई ना, आर्थिक रूप से अनुपयोगी हो जाता है, आर्थिक रूप से थोड़ा अक्षम हो जाता है ना, उसको लोग अनुपयोगी मान लेते हैं, फालतू मान लेते हैं, बैठ बैठ कर खा रहा है, बस यही कहेंगे। ठीक है, अभी आप भी हो, थोड़े बड़े होगे ना, थोड़े बड़े, आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी ना तो आप भी के पेरेंट्स कहेंगे कुछ करता नहीं है, बैठे बैठे खा रहा है। ठीक है, भले ही ना कहें लेकिन कह सकते हैं, ऐसा होता है। वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो ये लिख दो, वरिष्ठ नागरिकों को समाज व परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से मानसिक पीड़ा होती है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। मतलब ये 5 नंबर मेरे हिसाब से फ्री के हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लिखना है। तो 19 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए भैया, सॉरी 19 का 21 नंबर कंप्लीट हुए मुहावरे एवं लोकोक्तियों को लेकर। 7 7 14 2 16 और 5 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया शब्द युग्म आता है 2 नंबर का, ये देखो शब्द युग्म। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सवर्ण, इसका सही अर्थ क्या होगा। जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो देखो स्वर्ण का मतलब और सवर्ण का मतलब सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सोना और उच्च जाति। स्वर्ण का मतलब सोना और सावर्ण का मतलब उच्च जाति। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल से सही है। चलो दूसरा नियत नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा। निश्चित और भाग्य, आदत और भाग्य, प्रकृति और गणना, आदत और गणना। भैया निश्चित और भाग्य, नियत का मतलब निश्चित, नियति का मतलब भाग्य। तो दूसरे का फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शब्द युग्म, सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं। शब्द अर्थ, सॉरी अनेकार्थी शब्द इसको बोलते हैं, 2 नंबर का ये भी आता है। ठीक है, 21, 2 23 और 2 25 नंबर हमारे इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। देखो काल, इसमें होता क्या, जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। पहले हम छोटे थे तब पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, वही है। देखो काल, काल ऐसे दे दिया गया आपको, कहा जाएगा अनेकार्थी शब्द लिखो, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो, आप ऐसे लिख देना। काल को समय बोलते हैं, अकाल, मृत्यु, यमराज, ये सब बोलते हैं। 2 ही पूछा जाएगा, मैंने 4 बता दिया। तीर को नदी का किनारा, तट, बाण, ये सब आप लिख देना, बस हो गया। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आ जाओ भैया, 2 नंबर का ये भी आता है। 2 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है गलत कार्य करने के लिए हठ करने वाला। जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे उसको हम क्या बोलते हैं। स्वाग्रही, हठी, दुराग्रही या अनाग्रही, उसको दुराग्रही बोलते हैं। जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे ना वो दुराग्रही होता है। दूसरा, जो जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अजेय, अमर, अजर, अनंत, उसको अजेय बोलेंगे। जो जीता ना जा सके वो अजेय होगा। ठीक है, जिसको जीता ही नहीं जा सकता। चलो अगला क्वेश्चन, वाक्य संशोधन पे आएंगे हम लोग बच्चों। इसमें वाक्य को सही करके लिखना है, 2 नंबर का आएगा। जैसे देखो फर्स्ट है रोटी मोहन ने खाई, ये आपको दिया जाएगा, ये गलत है। लिखना आपको ऐसे, मोहन ने रोटी खाई, ये सही है। फिर मेरा प्राण संकट में है, गलत है। मेरे प्राण संकट में है, ये सही है। बस ऐसे ही आपको सही करके इसमें लिखना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब रस छंद अलंकार पे आएंगे। रस में हम करुण रस देखेंगे। देखो रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है। यूट्यूब पे जाना, सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार एक वीडियो में। 18 से 20 मिनट का वीडियो आपका पूरे 6 नंबर कंप्लीट कराएगा। जाना, सर्च करके जरूर देखना। तो इसमें हम करुण रस को पढ़ेंगे। तो सिंपल सा है, देखो
ध्यान से समझो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये ट्रिक है, ये परिभाषा बनाने का ट्रिक है। देखो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे हास्य रस का पूछ लिया जाए तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का पूछा जाए तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये ट्रिक है डेफिनेशन लिखने का। देखो, हो सकता है आपके बुक में दूसरा डेफिनेशन हो, उसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भी आप लिख सकते हो, दैट्स अ ट्रिक। उदाहरण देख लो, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस यही उदाहरण लिख दो, 2 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा उदाहरण याद है बिल्कुल आप लिख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं करुण रस के। तो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब चलते हैं छंद पे भैया, देखते हैं दूसरा। चल बेटा, ये देखो चौपाई, छंद में मैंने चौपाई लिया है और मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे छोटा ऊ कर देना, पहले ही मैं बता देता हूं। ठीक है, तो देखो चौपाई क्या होता है। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम चौपाई पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक एक बता रहा हूं। मैंने कहा जो वीडियो आप सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, उसमें मैंने सारे के सारे पढ़ा रखे हैं, जाकर जरूर देखना। तो चौपाई क्या है, नाम से स्पष्ट है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे और हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण, मात्राओं को गिनना भी बताना होगा। बंदो गुर पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अम्मीय मूरिमय चूरन चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु। अब इसमें आपको मात्राएं गिनना है। देखो, एक मात्रा होगी तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 मात्रा होगी तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बा के ऊपर बिंदी है, यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई। दा अकेला है तो 1, छोटा ऊ है 1, 2 1 3 1 4, गा पर छोटा ऊ का मात्रा 1, रा पर छोटा ऊ का मात्रा 1, पा दा अलग अलग 1 1 है, ये भी 1, दा पर छोटा ऊ का मात्रा 1 1 1, रा पर बड़ा का मात्रा है 2 और 2। गिनो कितना हुआ, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 14 2 16 हो गया। ये पहला पद है, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप। अब दूसरा पद देखो, यहां पे 1 होगा, छोटाऊ का मात्रा 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, यहां पे भी हो गए। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखिए तीसरे में 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16। ठीक है, यहां पे चारू में बड़ा ऊ का मात्रा लगा, चारू है, चारू नहीं है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ये 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16 हो गया। बस हो गया, 16 मात्राएं सब में हो गई। आप गिनकर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पहले ले लो इसका। ठीक है, तो ये होता है चौपाई। इसके और भी उदाहरण हैं, कोई दूसरा उदाहरण याद है मेरे भाई उसको भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बंदो गुरुपद पदम परागा, शुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। एक चीज आपने नोटिस किया, यहां पे लास्ट में 2-2 मात्राएं, इसमें देखो 2-2 का जोड़ा है। ठीक है, यहां पे भी 2-2 का जोड़ा है, यहां पे भी 2-2, यहां पे भी 2-2। ठीक है, तो ये होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तब मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार पे आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। ऊपर हेडिंग डाल देना बच्चों, यहां पे आप लोग हेडिंग डाल देना, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पे यमक अलंकार पढ़ाया गया है। ठीक है बच्चों, चलो ये इरेज हो गया और यहां पे हम लिख देंगे यमक, यमक अलंकार। ठीक है, हो गया, आसानी से मैंने कर दिया है। तो देखो यमक अलंकार क्या होता है, बाकी अलंकार मैंने बता रखे, मैंने पहले बताया। आज यमक, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो,
वहां यमक अलंकार होता है। मतलब यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म या जोड़ा, वो अलंकार जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों, उस वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखो उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिरे। अब यहां पे स्पष्टीकरण थोड़ा सा लिख देना कि यहां यमक अलंकार क्यों है। देखो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है, 2 लिख देना, घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न है। जैसे काली घटा, यहां पे घटा का मतलब बादल है, का घमंड घटा, यहां पे घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो यही होगा भैया, एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, उसके अलग अलग अर्थ हैं, तो यहां पे होगा यमक अलंकार। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चलते हैं पत्र लेखन पे। पत्र लेखन की बात करें बच्चों तो टोटल ये 6 नंबर का आता है मेरे भाई, 6 नंबर का। और मैंने आपको क्लास 12 हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट पत्र बता रखे हैं। आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। आज हम पढ़ेंगे, उसमें मैंने 5-6 पत्र एक वीडियो में बताया। आज हम पढ़ेंगे पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको क्या करना है, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। तो देखो सबसे पहले लिख देना सेवा में, फिर लिख देना श्रीमान निदेशक। पहले आप सेवा में लिखेंगे, फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे। देखो इसके नीचे से लिखना, यहां से लिखना। ठीक है, श्रीमान निदेशक। किसको आप पत्र लिख रहे हो? हम गोंडा जल बोर्ड गोंडा को लिख रहे हैं। आप मेरठ से हैं तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ लिख सकते हैं, मतलब एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेवा में मैंने लिखा श्रीमान निदेशक, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखा गोंडा जल बोर्ड गोंडा। विषय लिखो भैया, आपका विषय क्या है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हो। तो देखो पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब पेयजल अधिकारी को हम जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ये हो गया, मतलब सिंपल सा है। पहले सेवा में लिखो, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो लिखो, कहां के वो है वो लिखो, विषय लिख दो। अब इसी के नीचे से आपको स्टार्ट करना है। देखो ये पेज है भैया, बोर्ड छोटा है, कॉपी आपकी बड़ी होगी इसके हिसाब से। अब बोर्ड से बड़ी नहीं होगी लेकिन लिखना वहां पे अच्छे से, यहां पे बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है, इसके नीचे से यहीं से आप लोग लिखना स्टार्ट करना। इसको महोदय लिख देना। अब महोदय लिखने के बाद अपनी पूरी प्रॉब्लम यहां पे समझा देना। देखो मैं आपका ध्यान वालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। कई बार शाम को 2-2 दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं होती। भैया जल ही जीवन है, जब पानी ही नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहेंगे, मजा नहीं आएगा। ठीक है, पानी को इस अनियमित आपूर्ति के क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। ठीक है, इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों का मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अपनी पूरी दुख कथा आपने सुनी, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा इसको, अब इसके नीचे से लिखिएगा इसको। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको बोर्ड में दिख रहा है। अब आप थोड़ा सा उनसे अनुरोध कीजिएगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। फिर लिख देना मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित दिनांक ऐसे लिख देना, दिनांक मत डालना, और भौदिये लिखकर काखागा लिखना, अपना नाम मत डालना, अपना एड्रेस डाल देना वालेश्वरगंज गोंडा। मतलब जहां से आप वो एड्रेस भी डाल सकते, कोई जरूरी नहीं यही डालो। ठीक है, दूसरा भी डाल सकते हो। तो पत्र लिखने का तरीका समझ गए, बहुत सिंपल है भाई। बस आपको करना क्या है, पहले सेवा में लिखना है। देखो सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो विषय लिख दो, विषय के नीचे से महोदय लिखकर अपनी पूरी दुख कथा सुना दो। ये होती है बच्चों लेटर की बॉडी, इसको बोलते हैं पत्र की बॉडी। ठीक है, जैसे हम लोग की बॉडी है। और फिर यहां पे ये लिख दो भाई, काम हो गया। चलो अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण निबंध पे, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो निबंध है ना, आज हम कुछ अलग करेंगे। देखो पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, इन सब पर तो मैं पहले ही आपको निबंध बचा चुका हूं। ठीक है, पहले ही पढ़ा चुका हूं एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति।
भैया भारतीय समाज में स्त्रियों की कंडीशन क्या है, उस पर आज हम पत्र लिखेंगे, सॉरी उस पर आज हम निबंध लिखेंगे। तो देखो, जब भी किसी निबंध को लिखो ना, सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में हम वो सारे हेडिंग लिखते हैं जो आपको निबंध लिखते समय डालना है। जैसे देखो, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, हर एक निबंध में लिखना है। भोग्य वस्तु के रूप में नारी, सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश, उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी, और फिर उपसंहार। देखो, जब भी आप निबंध लिखो, पहला हेडिंग रूपरेखा। रूपरेखा में आपको सारे हेडिंग डालने हैं जो आप निबंध लिखते समय डालेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए, लास्ट में उपसंहार, बाकी बीच में जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं वो हेडिंग। ठीक है, अब इसी हेडिंग को एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, फिर एक एक करके सारे निबंध सारे हेडिंग पर लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में देख लो क्या है बच्चों। देखो प्रस्तावना, इसमें हम स्थिति के बारे में लिखेंगे। देखो, यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए तो स्त्री पुरुष उसके दो पहियों के समान है। स्त्री व पुरुष दोनों का सचल और सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो समाज रूपी गाड़ी का संचालन कठिन हो जाएगा। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वो नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को भली भांति समझा था, जिससे उस समय नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था। सीता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पवित्रता, पतिव्रता, गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषियों ने इस देश की भूमि को अपनी क्षमता से महिमा मंडित किया था। इनका नाम लेते ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस समय भारत का आदर्श था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब नारियों को पूजना चाहिए, ये था। तो ये प्रस्तावना में आप लिख देना। और एक चीज मैं और बता देता हूं भैया, जरूरी नहीं है कि आप सेम यही लिखें, थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। यू आर आल्सो अ राइटर। दूसरा हेडिंग रहेगा भोग्य वस्तु के रूप में नारी। देखो, समय के साथ साथ समाज परिवर्तित हुआ है, कोई रूढ़ियां हमारे समाज में प्रचलित हुई और नारी का महत्व कम होना शुरू हुआ। स्त्री देवी ना रहकर विलासिता की वस्तु बनने लगी। स्त्री के प्रति श्रद्धा कम होती चली गई। विदेशियों के आगमन से इस प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि नारी घर की चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई। उसे ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहा और ना ही बोलने का। स्त्री का पुरुष के किसी भी काम में हस्तक्षेप करना अपराध माना गया। वो पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये है भोग्य वस्तु के रूप में नारी। लेकिन आज तो नारियां जो हैं, आज तो लड़कियां काफी प्रोग्रेस कर रही हैं, ये कुछ दिन पहले की बात है। चलो आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है कि इसी में लिखना है। देखो, तीसरा है सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। देखो 20वीं, देखो हेडिंग आप जितना अच्छा डाल के लिखोगे ना, उतने ज्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। जितना अच्छा हेडिंग उतने ज्यादा आपको नंबर। तो सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक आंदोलन आरंभ हुए। समाज में एक जागृति आई। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया। साथ ही नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया और उसके बंधन शिथिल होने लगे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। नारी समाज में जागृति आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार की संवैधानिक समता नारी को संभवतः पहली बार मिली। ठीक है, संविधान आया, उसमें नर नारी को समान अधिकार दिया गया, समानता दी गई तो ज्यादा अच्छा हुआ, समान अधिकार दिया गया। चौथा देखो, उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी।
ये ठीक है कि नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किंतु ये सुधार अभी तक अपेक्षित नहीं कहा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रामीण समाज में भी स्त्री शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। आशा है कि कुछ ही समय में भारत के सभी बालक और बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। वो दिन अब दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर साथ चलेंगे। देखो आज जो है ना, अगर शहरों की बात कर ली जाए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहां सब बहुत सारे शहर हैं, तो यहां नर और नारी जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अब वो समान है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है मेरे भाई। आज टॉपर लिस्ट अगर आप देखोगे ना, चाहे बोर्ड एग्जाम या कुछ भी हो, लड़का और लड़की दोनों टॉपर बनते हैं। क्यों? समानता का अधिकार है। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी हैं भाई, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप लोग घूम टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वैसे उनको भी होना चाहिए, लेकिन बस लिमिट में। ठीक है, चलो पांचवा, उपसंहार। नारी के विकास के बिना यह समाज अधूरा है। जैसे पत्नी पति की अर्धांगिनी है, ठीक उसी प्रकार नारी समाज संपूर्ण समाज का आधा हिस्सा है, और आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा शरीर ही रोगी तथा अविकसित रहता है। मतलब नारी जो है हमारे समाज का आधा हिस्सा है। अगर वो सुस्त रहेगी, वो अविकसित रहेगी, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। यदि पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है, यदि पुरुष में पौरुष है तो नारी में ममता है। अर्थात किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से कम नहीं है। वो पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिरमणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। राष्ट्र कवि, अभी मैं राष्ट्रपति बोलने वाला था, ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय नारी की इसी महिमा का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। देखो, अंचल के सुकुमार फूल को वो यो देख रही है, फूट रही हो धार दूध की ज्यों ही भरे नयन से। वीर धनी विद्वान ग्राम का नायक विश्व विजेता, अपनी गोदी बीज आज वो क्या क्या देख रही है। अतः आज नारी की गरिमा के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ऐसे अगर लाइनें आप शायरी वारी, मतलब शायरी नहीं, ऐसे अगर आप लाइनें लिख देते हो ना, आपका निबंध और अच्छा हो जाएगा, 4 में चांद लग जाएगा मेरे भाई, और ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा निबंध था, और फाइनली ये हमारा लास्ट टॉपिक था 9 नंबर का। तो आज मैंने आपको भैया पूरे हिंदी को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में बताया। क्लास थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, समय बदलना है तो टाइम देना पड़ेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इस वीडियो को बस लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली हम चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।